Welcome to Jai Ambe Group of School. Now today I would like to explain you the second part of the P block element. आज हम दूसरा वीडियो चालू करेंगे P block element का, जिसमें वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक का सब्जेक्ट है वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो आपको वेरिएशन नज़र आएगा उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल में, और आज हम बात करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। हमने ऑलरेडी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी का जो है बात की है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर डिस्कस की जाती है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम भी हम देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपको अगर पता ही है व्हाट इज़ मीनिंग बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया है थर्ड चैप्टर में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसके बारे में भी हमें पता है, तो भी उसको हम थोड़ा सा वापस रिवाइज करेंगे और बाद में उसके बारे में देखेंगे। फिर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और उस तरह से हम थोड़ी सी इनके बारे में बात करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण होता है और दैट अट्रैक्शन होता है, एंड दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आयन। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट से राइट की बात करूँ मैं, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको पता है इट गोज ऑन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब से पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर आप देखते हो, अगर मैं ग्रुप 13 से लेके आपकी ग्रुप 18 की बात कर रही हूँ, लेफ्ट से राइट जाते हो हम, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग। जैसे बोरॉन से लेके आप देख लो, यहाँ पे जैसे जैसे नियॉन तक जाते हो, उसके बाद बोरॉन आएगा आपका, फिर दैट इज़ कार्बन आएगा। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको पता चलेगा, सेकंड पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, सेकंड पीरियड की बात कर रही हूँ। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो यू ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे ऑर्बिट दो ही है, एक एस और पी। मतलब आपका मेन जो अगर बोरॉन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 5 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल में देखा जाए तो 2-3 मीन्स 1s2, 2s2 2p1 आएगा। और जैसे आप बोरॉन के बाद कार्बन लेते हो जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, जिसमें जनरल का 2 और 4 आएगा, मीन्स एक के में 2 है और के एल मेन शेल में 4 है। तो इसमें अगर आप सब शेल में देखा जाए तो 1s2, 2s2 2p2 आएगा। मतलब दोनों में आपकी मेन जो के और एल मेन शेल दो ही आ रही है। अगर मेन शेल की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो के और एल ही आ रही है, और लास्ट आप नियॉन में चले जाओ तो आपको पता चलेगा दैट एटॉमिक नंबर इज 10। 2 और 8 है, मतलब इसमें भी के और एल ये दो ही शेल आ रही है, 1s2, 2s2 2p6। मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जैसे जैसे जाते हो तो आप देखते हो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम ऑर्बिट्स। मीन्स कोई नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज नहीं हो रही है, उसी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ओनली ऐड हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में आप जैसे जैसे जाते हो तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम ऑर्बिट। सेम ऑर्बिट में ऐड होने के कारण व्हाट विल यू फाइंड, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ नज़र आपको आता है। मीन्स लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप जा रहे हो तो यू फाइंड दैट न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजेस। मीन्स इलेक्ट्रॉन आपके सेम ऑर्बिट में ऐड हो रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपको न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से इस न्यूक्लियर चार्ज को इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होती नज़र आती है, इंक्रीजेस। तो इस तरह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी बात करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी लगती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो इन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पी ब्लॉक एलिमेंट में और देखते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही, इसका मतलब न्यूक्लियस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति जो है ज़्यादा अट्रैक्शन है, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, मीन्स न्यूक्लियस हैविंग मोर अट्रैक्शन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव नहीं होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा, मीन्स इजी रिमूव न होने के कारण इसको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपकी मोर एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड लगेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आपको इंक्रीज आएगा, लेफ्ट टू राइट नेचुरली इंक्रीज ही होता नजर आएगा, ओके, बिकॉज देयर एफिनिटी फॉर दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से ये फिजिकल 3 प्रॉपर्टी के बारे में हमने देख लिया कि लेफ्ट टू राइट आपको इंक्रीज नजर आ रही है। अब दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लेफ्ट टू राइट में जो है यू फाइंड दैट इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जिसमें जो कुछ प्रॉपर्टी है जो उसकी नज़र आती है डिक्रीज होती हुई। तो सेकंड पार्ट आपका आएगा, देयर आर सम प्रॉपर्टी दैट गोज ऑन डिक्रीजेस। जो प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीजेस होती नजर आएगी और वो है आपकी लेफ्ट टू राइट में वो प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज हो रही है, जिसे कोवैलेंट रेडियस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पी ब्लॉक एलिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट में। उसी तरह से वॉन्डरवॉल रेडियस है, ये वॉन्डरवॉल रेडियस भी आपकी जो रेडियस है, दिस वॉन्डरवॉल रेडियस ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होती नजर आएगी। उसी तरह से ग्रुप 14 तक की बात कर रही हूँ मैं, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 14 तक की बात कर रही हूँ। मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी आपको नजर आएगा, फ्रॉम मेटेलिक कैरेक्टर ऑल्सो यू फाइंड दैट मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो 3 ऊपर की प्रॉपर्टी जो इंक्रीज हुई नजर आती है और 3 प्रॉपर्टी आपको डिक्रीज नजर आती है, वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 3 प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोज ऑन इंक्रीजिंग, while the covalent radius, van der Waals radius, metallic character from left to right goes on decreasing. These are the 3 properties you find that goes on decreasing from left to right. अब आगे की बात जो है, जिस तरह से आपने मेटालिक का देख लिया, अब लेफ्ट टू राइट की बात हो गई, अब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम में कोवैलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता नजर आएगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बराबर है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको डिक्रीज होती नजर आएगी। उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़ के बाकी का जो है वो आपको डिक्रीज होता नजर आएगा। तो ये उसका बिल्कुल अपोजिट जो आएगी वो आएगी आपकी टॉप टू बॉटम में। अब नेक्स्ट पार्ट आता है किस तरह का डिफरेंस बिहेवियर है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाट इज द टॉपिक नेम, डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, आप हम इसकी बात करेंगे। सो दिस इज द टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू। डिफरेंस इन बिहेवियर, जो आपको डिफरेंस नजर आएगा इन बिहेवियर, डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट में जो आपका अलग है, सबसे अलग पड़ जाता है दूसरे एलिमेंट से, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। आज हम सिर्फ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ही है क्योंकि हमारे 11th में वही है। तो ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है, ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है। तो पहले बात करेंगे बोरॉन की
कि भाई एक ग्रुप 13 का जो फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है वो दूसरे एलिमेंट्स के, उसी ग्रुप 13 के दूसरे एलिमेंट से किस तरह से अलग बिहेवियर है उसका, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आएगा, व्हाई बोरॉन इज शोइंग द डिफरेंट बिहेवियर देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप 13। तो पहला आपको देखना है कि क्या रीज़न है कि बोरॉन जो है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर, जो फर्स्ट मेंबर है आपका कौन से ग्रुप 13 का, तो दिस बोरॉन वाई शोइंग द डिफरेंट बिहेवियर, वाई इट इज शोइंग डिफरेंट बिहेवियर दैन अदर एलिमेंट्स। तो उसका बिहेवियर दूसरे एलिमेंट से क्यों अलग है, उसका मेन रीज़न हम देखेंगे। तो अगर इसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि इसकी साइज स्मॉल साइज है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज वो दूसरों एलिमेंट से अलग आता है। स्मॉल साइज उसके एटम की भी और उसके आयन की भी साइज जो है उसकी स्मॉल है, इसलिए उसका बिहेवियर अलग है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ही हाई है। इस वजह से भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीज़न भी आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि साइज स्मॉल होने के कारण न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। और तीसरा मेन रीज़न है, इसके अंदर डी सब ऑर्बिटल नहीं है, सो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये जो डी ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल न होने के कारण इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको पता चलेगा वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है। इसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंस पड़ता है। तो दीज आर द थ्री रीजन्स, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल्स। इन तीन कारण की वजह से आपका बोरॉन जो है वो दूसरे एलिमेंट से अलग पड़ता है। तो ये मेन चीज़ है कि क्यों फर्स्ट मेंबर का, उसका अभी ग्रुप 13 की बात की, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्मॉल साइज उसके एटम या आयन की, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बोरॉन में डी ऑर्बिटल नहीं उसके वैलेंस शेल में, इसीलिए उसका बिहेवियर दूसरे एलिमेंट से अलग पड़ता है। अब बारी आती है हमारी कि भाई फर्स्ट मेंबर जो है, और आगे का रीज़न दिया है उन्होंने कि किस तरह से अलग है, वो भी है कि जो फर्स्ट मेंबर है हर एक ग्रुप का, इट बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, उसकी कोवैलेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक ही है। अब जो है मेंस आगे का रीज़न आता है, पहले तो हमने इन जनरल चीज़ें कर दी, अब इसमें उसका बिहेवियर किस किस चीज़ में अलग है, तो और एक अलग आता है, जैसे कोवैलेंसी उसकी अप टू 4 है कि भाई जो फर्स्ट मेंबर है आपके हर एक ग्रुप के, ग्रुप 13 से लेके 18 तक के, तो जो कोवैलेंस है, कोवैलेंस अप टू 4 जो है हर एक, द फर्स्ट मेंबर जो है फॉर ईच ग्रुप, फर्स्ट मेंबर आपका ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप का ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट का जो है उसकी कोवैलेंसी, पी ब्लॉक एलिमेंट की कोवैलेंसी 4 तक ही है। इसका रीज़न है, जो फर्स्ट मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर आपके सेकंड पीरियड के आते हैं, और सेकंड पीरियड में आपको पता ही है दैट इट हैविंग अ सेकंड पीरियड की जो मैक्सिमम है उसकी 2 ही ऑर्बिटल्स है, मीन्स मैक्सिमम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, और इसकी वजह से आपके एक 2s में आएगा और दूसरा आपका 2p में आएगा। मीन्स इसकी आप देख सकते हो इट मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी जो है 2s2 2p2, ये आपको पता ही है। इस तरह से आपका नज़र आएगा, या फिर आप बोल सकते हो 2s और 2s, इसमें उसके इस हिसाब से जैसे 2s2 आएगा और 2p3, मतलब आप बोल सकते हो कि इसकी कोयल मैक्सिमम उसमें इस तरह से आप नज़र आएंगे कि मैं अगर आपको बात करूँगी तो इस तरह से सेकंड पीरियड में दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैव ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक 2s में है और 3 आपका 2p ऑर्बिटल में है, मीन्स उसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 तक जा सकती है। इस तरह से वो दूसरों से अलग पड़ता है। नाउ
दीज आर जस्ट पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस, बराबर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 कोवैलेंसी उसकी आ सकती है। दूसरा और है, दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, क्योंकि उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो उनके पास आप देखते हो एस और पी ऑर्बिटल है, इसकी वजह से दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल आल्सो। अब दूसरी बात करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो एक चीज आपको नजर आएगी रिएक्टिविटी बारे में कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स दे आर मोर रिएक्टिव दैन द सेकंड पीरियड, बराबर है। अब थर्ड पीरियड की बात करते हैं हम, जैसे शुरू होगा हमारा थर्ड पीरियड में आप देखोगे, जैसे बोरॉन के नीचे आप देख लेते हो एल्यूमिनियम से हमारा शुरू होता है, तो थर्ड पीरियड पी ब्लॉक में जो है अगर इसमें डी ऑर्बिटल आ जाता है जो वैकेंट है, डी ऑर्बिटल आपका आएगा डी एल्यूमिनियम में, तो यहाँ से थर्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है इसमें, जबकि सेकंड पीरियड में आपका फर्स्ट मेंबर जो है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। इसीलिए आपके एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड्स आर मोर रिएक्टिव दैन द सेकंड पीरियड एलिमेंट, मीन्स दैन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो इस तरह से बोरॉन आपका या कार्बन थर्ड ग्रुप 13 का बोरॉन फर्स्ट मेंबर, ग्रुप 14 का कार्बन, ये जो फर्स्ट मेंबर है वो डिफरेंट होता है उनका बिहेवियर दैन द second next member because they have the availability of the d orbitals and so they can react easily with the other elements because of that one vacant d orbitals, and so they can react with the other members. But first member boron and carbon of group 13 and 14 they do not have that vacant d orbitals and so they do not react readily, बराबर है। तो नेक्स्ट आता है थर्ड में आता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज। अब आपके जो फर्स्ट मेंबर है उनके पास एक एबिलिटी है, द फर्स्ट मेंबर, दैट दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह की एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म बनने की, क्योंकि उनकी साइज कम है इसकी वजह से। एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शोज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड खुद के साथ विथ आइदर इटसेल्फ और विद द अदर मेंबर ऑफ द सेकंड पीरियड। सो जो फर्स्ट मेंबर है ये फर्स्ट मेंबर क्या दिखाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड दिखाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे, और दे हैव मोस्ट एबिलिटी टू शो पी पाई बॉन्ड विथ इटसेल्फ, खुद के साथ विथ इटसेल्फ। जैसे आपके कार्बन कार्बन दिख रहा है, आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, बराबर है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब खुद के साथ इटसेल्फ भी दिखाते हैं और विथ अदर एलिमेंट्स या विथ अदर दूसरों के साथ भी दिखाते हैं ऑफ सेकंड पीरियड। दूसरे जो मेंबर है सेकंड पीरियड के उनके साथ दूसरे सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उनके साथ मल्टीपल बॉन्ड दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हो दूसरे मेंबर के साथ भी वो उस तरह का आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, या खुद के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ भी दिखाए, जैसे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ दिखाता है, बराबर है। इस तरह का आपको साइनाइड भी मिलेगा, इस तरह का आपको मल्टीपल बॉन्ड बनाने की फर्स्ट मेंबर की कैपेसिटी है, बराबर है। दिस इज द मेन डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ दैट वन। जैसे लेकिन हेवियर जो एलिमेंट्स होते हैं दे डू नॉट दे फॉर्म डी पाई पी पाई दे डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। लेकिन जो आपके हेवियर एलिमेंट आएंगे फर्स्ट मेंबर को छोड़ने के बाद, जो हेवियर एलिमेंट आते हैं, हेवियर एलिमेंट्स शोज मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ डू फॉर्म दिस एलिमेंट डू फॉर्म विच वन डी पाई पी पाई और दूसरा आता है डी पाई और डी पाई जैसे मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें इस तरह की बॉन्डिंग आती है। तो इस तरह से डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप है। अब अगर आप देखते हो SO2 और SO3 में, तो इन दीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में इन एडिशन टू नॉर्मल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नॉर्मल सिग्मा और पाई बॉन्ड तो है ही, बाय द साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ फील 2p ऑर्बिटल
बराबर है, इन द ऑक्सीजन विद द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द सल्फर, जिसको पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलते हैं। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में नॉर्मल सिग्मा और पाई बॉन्ड तो होता ही है, उसके अलावा आपका जो पी ऑर्बिटल होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिखा है इसका जो पी ऑर्बिटल है, दिस पी ऑर्बिटल इट हैविंग दिस पी ऑर्बिटल हैविंग ओवरलैपिंग with the d orbital of sulfur which is vacant, बराबर है, जो वैकेंट है उस वैकेंट के साथ वो पी पाई डी पाई तरीका साइडवाइज ये आपका ओवरलैपिंग दिखाते हैं। साइडवाइज ओवरलैपिंग की वजह से, साइडवाइज ओवरलैपिंग आपको पता ही है पाई बॉन्डिंग के लिए होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग से वो आपको दिखाएंगे पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। इन दैट वन आपका जो 2p ऑर्बिटल आएगा और बराबर है, और एक 3d ऑर्बिटल सल्फर का। तो इस तरह से आपको पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आपको मिलेगी, दैट वन इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड तो इस तरह से आपको एक चीज़ नजर आएगी कि हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं आपको पी पाई डी पाई या डी पाई बॉन्डिंग दिखाते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखो तो उसमें सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग तो होगा ही, जो साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ फिल 2p ऑर्बिटल से होगा विद इन ऑक्सीजन विद द वैकेंट डी 3d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, और यहाँ पे पी पाई डी पाई साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। अब इस तरह की बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये एटम्स दिस 2 एटम्स कम क्लोजर, बराबर है, ये एटम ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड दे हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, बॉन्ड लेंथ आपकी शॉर्टर हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी। एंड बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ द हायर एनर्जी दैन पी ऑर्बिटल्स, दे कंट्रीब्यूट लेस टू ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल दैन पी पाई। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, डी ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी लेवल के है पी ऑर्बिटल की कंपेयरिंग में, तो इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन लेस होता है टू ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल दैन पी पाई बॉन्डिंग ऑफ द सेकंड रो एलिमेंट। सेकंड रो एलिमेंट में आपको पता है कि सेकंड रो एलिमेंट में हमने देखा कि पी पाई बॉन्डिंग है, बराबर है, तो पी पाई बॉन्डिंग दोनों का एनर्जी लेवल तो सेम ही है, बराबर है, तो उनकी स्टेबिलिटी के बारे में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे जो थर्ड आपके उसके नीचे के आपके थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट आए उसमें आप देखो, अगर जब ओवरलैपिंग करते हैं तो पी पाई डी पाई वाला जो ओवरलैपिंग आएगा इसमें डी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू पी में, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में कम आएगा, मीन्स दिस हैव लेस दैन द पी पाई बॉन्डिंग की कंपेयरिंग में पी पाई डी पाई का जो मेन ओवरऑल जो आएगा कंट्रीब्यूशन लेस आएगा दैन पी पाई बॉन्डिंग ऑफ द सेकंड रो एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट में ये आपका थर्ड रो एलिमेंट में है, थर्ड पीरियड में आता है, थर्ड रो में आता है, जबकि ये आपका सेकंड रो में आता है, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा। However, coordination number in the species of heavier element may be higher than those of the first elements in the same oxidation state. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपके हेवियर एलिमेंट आते हैं इट मे हैव कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आप देखते हो हेवियर एलिमेंट के वो हायर हो गए दैन द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको जिसमें अच्छी तरह से पता चलेगा कि अगर नाइट्रेट देखते हो आप और एक फॉस्फेट, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए हमें इसका एग्जांपल लेना पड़ेगा कि एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्पेसिस, मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखती हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पेसिस, दे हैव गिवन दैट वन, स्पेसिस ऑफ हायर एलिमेंट, जो आपके हेवियर एलिमेंट आते हैं, हेवियर एलिमेंट के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इट मे बी हायर than those of first member, than those of first element
इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम, क्या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। वो बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पेसिस ऑफ हेवियर एलिमेंट मे बी हायर देन दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे मैं देखूंगी कि जैसे बोथ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना है, नाइट्रोजन है और एक फॉस्फोरस है, दोनों के दोनों जब ऑक्सो अनायन बनाते हैं, ऑक्सो अनायंस बनाएंगे। जैसे अगर आप देखते हो ऑक्सो अनायंस, नाइट्रोजन का आएगा नाइट्रेट NO3 बराबर है, और दूसरा फॉस्फोरस का ऑक्सो अनायंस आएगा फॉस्फेट, आपको पता ही है PO3 दिस वन। अब देखो यहाँ पे आपके ये दोनों ऑक्सो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द ऑक्सो अनायंस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है इन स्पेसिस ऑफ हेवियर एलिमेंट मे बी हायर देन दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन दोनों के ऑक्सो अनायंस मैंने आपको दिखाए। एक आता है आपका, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ऑक्सो अनायन बनाते हैं, किस तरह से, +5 एज इन दिस वन। देखो आप देख लो यहाँ पे, अगर मैं इसका निकालती हूँ, नाइट्रेट है आपको देखो NO3 -1 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का पता नहीं है तो हम X लेते हैं, 3 ऑक्सीजन है, -2 आएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ओवरऑल -1 है, मतलब यहाँ पे X इज इक्वल टू +1 +6, दैट वन इज 5। तो यहाँ पे आपका A +5 दिखाता है। इसी तरह से मैं फॉस्फेट की बात दिखाती हूँ, तो फॉस्फेट का पता नहीं, X +4 इंटू -2 ऑक्सीजन, दैट इज ओवरऑल -3, और X इज इक्वल टू 8 इधर जाके -3 मीन्स +5, मतलब यहाँ पे भी फॉस्फोरस आपको +5 दिखाता है। तो क्या बोल रहे हैं, यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे प्रूव करना है। देखो वी हैव टेकन द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट लिया आपने कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पेसिस ऑफ हेवियर एलिमेंट मे बी हायर देन दोज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जब नाइट्रेट बनाया और फॉस्फेट बनाया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो दिख रहा है 3, कोऑर्डिनेशन विद द पाई using 1p orbital of nitrogen, and phosphate having 4 coordination using the sp_d orbitals contributing pi bonding। यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रेट में देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने आपको यहाँ पे दिखाया था +5 ऑक्सीडेशन, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, but they have showing that both nitrogen and phosphorus you find that they form oxo anions, thus see nitrate and phosphate, and you find that यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है with that one नाइट्रोजन। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 3 का ही हुआ है, देखो कितना है, आपको दिखेगा कि NO3 दिख रहा है, मतलब 3 ऑक्सीजन के साथ उसका दिख रहा है, जबकि हेवियर एलिमेंट आपका जो दिख रहा है इट हैविंग 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 4 ऑक्सीजन के साथ है, जिसमें sp और d ऑर्बिटल है, जबकि यहाँ पे आपके इसमें 1 दिख रहा है कि पाई बॉन्डिंग हो रहा है यूजिंग द 1p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। 3 है मतलब p ऑर्बिटल का यूज़ किया है, यहाँ पे s, p और d इन तीनों का यूज़ किया गया है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे आपका प्रूफ होता है। तो स्टेटमेंट आपको देखो कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पेसिस हेवियर एलिमेंट की आती है वो हायर आती है। देखो यहाँ पे फॉस्फेट है आपका, हेवियर एलिमेंट का PO4 दिखा रहा है आपको, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, जबकि आपका यहाँ पे नाइट्रेट आपको दिखा रहा है 3 का, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्पेसिस ऑफ हेवियर, ये देखो हेवियर एलिमेंट्स, दिस हेवियर एलिमेंट्स मे बी हायर देन दोज ऑफ द फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहा है इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की सेम ही है, इसका भी +5 है, इसका भी +5 है, बट कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़्यादा है हेवियर एलिमेंट का एज कंपेयर टू फर्स्ट मेंबर। सो दिस इज ग्रुप 15 का फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, राइट। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका बहुत सारा आपको आगे इसमें आएगा। थैंक यू।